करता हूँ। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं होम्योपैथी की एक सुप्रसिद्ध दवा, जिसके लिए ये कहा जाता है कि कब्जी को तोड़ने की ये सबसे ऊंची दवा है, जिसका नाम हाइड्रास्टिस कैनाइडिस, हाइड्रास्टिस के नाम से ही। लेकिन सब इसको बताते हैं कब्जियत के लिए, और अपनी ओर से सब डॉक्टर ये बताते हैं कि इसके 20-25 बूंद लेने चाहिए, कब्जी ख़त्म हो जाएगी। आप इसके 50 बूंद भी ले लो तो भी कब्जी ख़त्म नहीं होगी। एक सीधी सी गणित है। देखो, मैं आपको होम्योपैथी के बारे में समझा रहा हूँ। इसमें हाइड्रास्टिस का कोई दोष नहीं है। होम्योपैथी की कोई भी दवा आप अगर लेते हैं 200 में या 1000 में, जिस भी पोटेंसी में लेते हैं, तो मेरे को एक बात बताओ, आपके पेट में क्या जाता है? महज एक बूंद एल्कोहल की ही तो जाती है, अलावा इसके तो कुछ नहीं जाता। अब हाइड्रास्टिस का जो मदर टिंचर है, उसके अंदर जो मूल अर्क होता है उससे उसको बनाया है, तो उसके अंदर थोड़ी मात्रा अधिक होती है, लेकिन वो इतनी मात्रा नहीं होती कि आपकी भयंकर कब्जियत को तोड़े। और याद रखिए, जो काम पोटेंसी करती है वही काम मदर टिंचर्स करते हैं। थोड़ा फ़र्क ये है कि जल्दी रुझान लाने के लिए मदर टिंचर्स का सहारा लिया जाता है, अथवा कोई ऐसी दवा है जैसे कोई फूलों का रस है और है इस तरह की, तो वो प्राय मदर टिंचर में ही ठीक काम करती है। लेकिन सिद्धांत तो एक ही है। नक्स भूमिका के लिए भी कहा है कि रात को एक खुराक 200 की ले लो, सुबह 1-10 साफ आएगा। नहीं आएगा, और नहीं आता है, और न कभी निकट भविष्य में आएगा। अब आज तक किसी डॉक्टर ने इसका खुलासा नहीं किया कि क्यों नहीं आएगा। हाइड्रास्टिस लेने से कब्जियत क्यों नहीं हटेगी? एलुमिना 200 लेने से मल की गांठें क्यों नहीं बिखरेगी? मैग्नीशिया म्यूर लेने से भेड़ की मैंगनी जैसी गांठें क्यों नहीं बिखरेगी? ये कहीं जो प्रश्न हैं, देखो, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको होम्योपैथिक के साथ के अंदर घरेलू उपाय और कुछ ऐसी वनो औषधियाँ जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, उनका आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा। और अगर आप हाइड्रास्टिस के साथ के अंदर त्रिफला की फक्की लगाते हैं, तो आपको दस्त जो इतने दिन त्रिफला से
साफ आता था, लेकिन इतना साफ नहीं आता था। लेकिन अगर 25-30 बूंद हाइड्रा स्टिच की लेके उसके बाद त्रिफला आप लेंगे तो आपको एक तो कम लेना होगा, और एक जो आपको सुबह दस्त आएगा वो बिल्कुल साफ आएगा। होम्योपैथिक दवा शरीर के अंदर जाकर के 1 बूंद हो या 10 बूंद हो या 25 बूंद, सीधा जीवनी शक्ति को जागृत करती है। आप कल ये प्रश्न भी उठा सकते हैं मुझसे कि दाहिनी ओर जब दर्द होता है लीवर का या कई पंजरे का, तो लाइकोपोडियम 200 देने से वो ठीक कैसे होता है, और हाइड्रा स्टिच मदर टिंचर देने से कब्ज ठीक क्यों नहीं होता। बात तो बड़ी विचारणीय है, लेकिन देखो हर एक चीज़ का समाधान होता है, और जो समाधान होता है वो सही होता है। जो हाइड्रा स्टिच मदर टिंचर का लिखा है कब्जियत के लिए वो गलत नहीं है, लेकिन आप कितनी बूंदें लेंगे? कटोरी भर भर के तो दवा पी नहीं सकते ना आप, कितनी लें? 5 बूंद की खुराक लिखते हैं जितने भी जो होम्योपैथी के ग्रंथ है ना, 5 बूंद, तो 5 की तो 25 पे आ गए। कैसे भी मान लो आदमी की कई अड़बड़ंग चीज़ें खाता है और खाता है तो भी नहीं आएगी दस्त। आप हाइड्रा स्टिच की 30 बूंद खा लो रात को, और सुबह इंतज़ार करो कि पेट साफ हो जाए, तो आप इंतज़ार करते ही रहो। उसकी जगह आप 2 चम्मच या छोटे 2 चम्मच कैस्टर ऑयल के दूध में डाल के आप पियो, तो सुबह दस्त को आना ही आना है। कोई कारण नहीं कि आपकी दस्त रुक जाए। आपकी आंतें खाली हो जाएगी, और अरंड का जो तेल है जिसे कैस्टर ऑयल कहते हैं, ये कब्जी के लिए सबसे श्रेष्ठ औषधियों में से एक है। लेकिन आज बाज़ार के अंदर कब्जी की जितनी दवाइयाँ मिलती हैं और जितने चूर्ण मिलते हैं, तो उनके अंदर ये कैस्टर ऑयल तो मिला नहीं सकते। क्यों नहीं मिला सकते ये भी मैं आपको वजह बताऊंगा। उसके अंदर जड़ी बूटियाँ का जो लेग्जेटिव है, जैसे सनाई, जैसे निसोत, जैसे और भी कई ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनके सेवन से 1 दस्त, कोई के सेवन से 2 दस्त आ जाता। अब सनाई जो है वनस्पति, ये सारे चूर्णों के अंदर डालते हैं। अगर वो चूर्ण में कैस्टर ऑयल डाल दें तो वो चूर्ण 1 महीने के बाद उसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे। समझा आप? इसलिए ये कैस्टर ऑयल के अंदर, चूर्ण के अंदर कैस्टर ऑयल नहीं डालते, नहीं तो ये कब का ही डाल देते हैं। जो लोग त्रिफला
9 भाग और 1 भाग कैस्टर ऑयल, यानी कि 900 ग्राम त्रिफला के अंदर 100 ग्राम आप कैस्टर ऑयल मिलाएं और उसको खूब हाथ से एकजाई करके और भर के रख लीजिए। रात को आप 2-2.5 चमचा उसका ले लें, लेकिन आपको बनाना इतना ही है कि 1 महीने तक का ही हो। अगर आपने 2-4 किलो बना लिया तो उनमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो महीना 20 दिन का बनाया खाया और फिर बनाया खाया। इसमें कोई खास वो विद्या तो है नहीं। त्रिफला का पाउडर आता है, कैस्टर ऑयल आता है, उसमें डाला, हाथ से मिलाया, डिब्बे में भरा। तो आप पाव ही बनाओ, आधा किलो ही बनाओ। तो हाइड्रा स्टेसिया एलुमिना या नेट्रम्यूर या ओपीएम का कायदा ये है कि अफीम खाने के बाद जिस तरह पत्थर की तरह मल सूख जाता है, तो उसको ओपीएम 200 देने से दस्त आ जाता है, नहीं आता है। अब मैं आपको आगे बढ़ने के पहले हाइड्राइटिस के बारे में जानकारी दूंगा। मेरी पहली बात तो ये है कि आपको लेग्जिटिव आयुर्वेदिक का लेना होगा। हाइड्राइटिस के और आपके लक्षण हैं, आप उसको ले सकते हैं और उसके साथ में भी लेग्जिटिव ले सकते हैं। दूसरी बात मैं एक और कहूँगा कि क्यों नहीं आती है दस्त, वो मैं बताता हूँ कि होम्योपैथी की कोई भी दवा जो पोटेंसी में होती है उसकी खुराक 1 से 2 बूंद होती है और वो अंदर जाकर के जीवनी शक्ति को जागृत करती है। और जीवनी शक्ति को जागृत करती है तो जैसे लाइकोपोडियम 1000 लिया और राइट साइड में यहाँ दर्द है और 15 मिनट में आराम आ गया। वो कैसे आया आराम कि एक तो 1000 पावर और आपने ली, तो आपके दिमाग में ये ख्याल है कि मैंने इसके लिए ली है, या डॉक्टर को ये प्रॉब्लम बताई है तो उसने ये इसके लिए दी है। तो वो पोटेंसी आपकी जीवनी शक्ति को एकदम जागृत करती है। जागृत करते ही आपका जो दर्द है उसकी फीलिंग आपके दिमाग से गो हो जाती है। जबकि आयुर्वेदिक कोई भी दवा जब अपन खाते हैं किसी भी तकलीफ के लिए, घरेलू हो, आयुर्वेदिक हो, चूरन हो, तो वो पेट के अंदर जाता है और आंतों के अंदर जाकर के पाचन होता है, दीपन होता है और होता है। उसमें से जो सार हैं वो अलग हो जाते हैं और जो बेकार आइटम होता है वो मलाशय में आते सरका देती है। तो इनके अंदर जो जड़ी बूटियाँ हैं, तो इनके अंदर जो दस्त लाने वाली जड़ी बूटी होती है वो बड़ी तीव्र होती है। तीव्र का मतलब तेज होती है। कैस्टर ऑयल से दस्त साफ कैसे आता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कभी आप कैस्टर ऑयल आपने देखा ही नहीं, वो जो देखा है वो असली नहीं, बाज़ार का ही देखा है आपने। मैं तो बनाता भी हूँ, काम में लेता भी हूँ, तो रात दिन मेरा वास्ता पड़ता है। वो शहद से भी ज़्यादा गाढ़ा होता है, मटमैले रंग का होता है और उसको आप यूँ अंगुली और हथेली पे लगा के यूँ कीजिए, आपको लगेगा कि आपका हाथ बहुत चिकना हो गया। जिस तरह ग्रीस होता है, ग्रीस, इस तरह से आपका हाथ कोमल
और चिकना हो जाएगा। जबकि वही हाथ के तिल का तेल या सरसों का तेल लगा के आप यूं करो, सूख जाएगा थोड़ी देर में। तो कैस्टर ऑयल के अंदर जो कंटेंट्स हैं चिकनाहट वाला, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर है। तो जैसे फर्श बनाया अपन ने, तो एक ऐसा पत्थर लगाओ तो उसके अंदर कोई फिसलता नहीं, पानी पड़ा रहे। और एक ऐसा पत्थर लगाओ जो डबल पॉलिश किया हुआ हो, उस पर अगर घूंट आधा घूंट पानी पड़ा है, कोई मेंबर जा रहा है, तो वो अगर गिर गया तो गिर गया, कुल्ले की हड्डी टूट जाती है। आजकल फैशन है, पहले चिप्स के बनते थे, चिप्स के अंदर इतनी चिकनाहट नहीं होती, आदमी को गिरने नहीं देती, सीमेंट में नहीं गिरने देती। लेकिन आजकल जो सिस्टम चला है कि टाइल्स लगाते हैं और उनके टाइल्स के ऊपर जो चीज़ चढ़ाते हैं वो एकदम चिकनी होती है। तो जो भी जिनके हाथ पांव टूटते हैं तो उनमें स्लिप मार के ही टूटते हैं। तो इसी तरह कैस्टर ऑयल में ग्रीस की तरह चिकनाहट बहुत होती है। तो वो जैसे ही आपके पेट के अंदर जाएगा, तो पेट के अंदर जाके आंतों के अंदर जो आपका पहले का जो मल है, जो सख्त हो रहा है, तो इधर आपने कैस्टर ऑयल दूध के साथ ले लिया, तो एक तो वो हो गया, एक दूध हो गया। अब ये देखो, जो रेलगाड़ी का डिब्बा होता है ना, तो अगली सवारियां उतरती है, पिछली बैठती है, अगली उतरती है, पिछली बैठती है, बार बार डिब्बे नए 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 लगते। तो यही अपने शरीर की क्रिया है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि आपकी आंतें तो वही है, अब उसमें दो चीज़ डालो या एक चीज़ डालो, वो पहले वाली चीज़ हजम होके आगे जाएगी, करेगी, उसके बाद दूसरी को स्थान मिलेगा। और आप क्या करते हैं कि एक के बाद एक उसके ऊपर लोड डाल देते हैं। अब आंतें तो अपना काम है जो जिस रफ्तार से करती आ रही है वैसे ही करेगी, और आपने ऊपर से और समोसा कचौरी कोई चीज़ डाल दी, उनका नंबर देर से आएगा, तो वो वहाँ पड़े पड़े क्या करेंगे? वो पड़े पड़े आपके पेट के अंदर सड़न पैदा करेंगे, गैस पैदा करेंगे, पेट भारी हो गया, मेरे को कचौरी नहीं खानी चाहिए थी, मेरे को गोलगप्पे समोसा नहीं खाना चाहिए था, पेट भारी हो गया। तो जब तक पहले वाला मल निकल के नहीं आता, जब तक वो निकलते ही जो आपको तकलीफ़ दे रहा है उसको जगह मिल जाएगी, तो आपको आराम मिल जाएगा। तो कैस्टर ऑयल में चिकनाहट होने की वजह से वो जब आंतों में प्रवेश करता है तो कैसी भी मल की गांठें हो उसका रास्ता नहीं रोक सकती, क्योंकि उसके अंदर चिकनाहट होती है, खुश्की नहीं होती। तो वो अपने चिकनाहट से उन कठोर गांठों को बिखेरने का काम शुरू कर देती है, और वो जैसे ही बिखरती है तो सुबह दस्त आदमी को साफ आता है। ये एक अंदर का पूरा जो सिस्टम है। तो और भी बहुत से तेल हैं, उनको लेने से भी दस्त आ सकता है, गाय का घी पीने से भी दस्त आ सकता है, लेकिन इतनी चिकनाहट नहीं।
जितनी कैस्टर ऑयल के अंदर होती है। दूसरा उसके अंदर लाभ होता है कि प्राय वात प्रकृति के रोगी अधिक होते हैं। वात प्रकृति के रोगी कैस्टर ऑयल के लिए कहा गया एरंड के लिए कि जिस तरह जंगल के अंदर शेर दहाड़ मारता है तो सारे जानवर कुलंचा मार करके भागते नजर आते हैं कि हमारा बाप आ गया। ठीक इसी तरह कैस्टर ऑयल आपके पेट में जाएगा तो ये गांठें बनाने वाले और ये आलतू फालतू के जो वो देखेंगे अब दाल नहीं गलनी आगे खिसको, तो सुबह दस्त साफ आ जाएगा आपको। और कैस्टर ऑयल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। साइड इफ़ेक्ट जब होता है कि अगर आपका पेट अपने आप ही साफ होता रहे या होता है और आप कैस्टर ऑयल का प्रयोग करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि जिस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं उसको आप अपने अंदर डालेंगे तो उसके दुष्परिणाम तो होंगे ना। हाँ, इसलिए कब्जियत की कोई भी जो दवा है, हाइड्रास्टिस हो, नक्सोमिका हो, ओपियम हो, एलुमिना हो और हो, ये कोई काम नहीं करेगी। आपको है या तो घरेलू चिकित्सा पे या कैस्टर ऑयल पे इन पे आना ही होगा। अब मैं आपको हाइड्रास्टिस के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये और बहुत सी बीमारियों को ठीक करने वाली एक प्रख्यात दवा है। जब रोगी स्त्री शरीर की श्लेष्मिक झिल्लियों के रोगों से पीड़ित होती है तो उसके गर्भाशय, वायु नली और पेट की श्लेष्मिक झिल्लियों से भी डोरी जैसा श्लेष्मा कफ बाहर निकलता है। रोगी पुरानी कब्ज के रोग से पीड़ित होता है। ऐसा कब्ज जिसका कोई विशेष लक्षण नहीं होता, इस प्रकार के लक्षणों में हाइड्रास्टिस का प्रयोग करना चाहिए। अब मैं यहाँ एक बात बता देता हूँ कि 100 आदमी के अंदर एक आदमी की अगर जीवनी शक्ति बहुत ताकतवर है और वो हाइड्रास्टिस के 25 बूंद ले लेता है तो उसको वाटरली दस्त तो नहीं आएगा, बाकी दस्त आ जाता है उसको 100 आदमी में। हाइड्रास्टिस कैनाडिस औषधि का प्रयोग श्लेष्मिक झिल्लियों के घाव को ठीक करने के लिए उत्तम औषधि मानते हैं। उनकी ये भी मान्यता कि इसमें शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। होम्योपैथिक चिकित्सा में भी इस प्रकार के रोग का उपचार करने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रास्टिस औषधि निम्नलिखित लक्षणों को भी ठीक करती है। मल द्वार से संबंधित लक्षण, यदि किसी रोगी के मल द्वार में बहुत अधिक दर्द हो, उसे उदासीनपन महसूस हो रही हो और साथ ही कमजोरी महसूस हो रही हो, कभी कभी तो रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसका पेट अंदर की ओर घसा जा रहा है, इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए हाइड्रास्टिस का प्रयोग करना चाहिए। पेट में दर्द तथा इस दर्द के कारण पेट के ऊपरी भाग का ढीला महसूस होना, शरीर में कमजोरी और खालीपन का एहसास होना तथा कभी कभी तो रोगी को ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे उसका पेट अंदर की ओर घसा जा रहा है, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को हाइड्रास्टिस का प्रयोग लाभदायक होता है। कब्ज से संबंधित लक्षण, पुराने कब्ज के रोगी को ठीक करने के लिए हाइड्रास्टिस औषधि का उपयोग लाभदायक होता है। इस रोग को ठीक करने के लिए इस औषधि की 200 पोटेंसी की मात्रा का उपयोग लाभदायक होता है। कब्ज होने के साथ में कुछ रोगियों में इस प्रकार के भी लक्षण होते हैं जो मल भेड़ की मेंगनी जैसा होता है। मल भूरा, गांठदार, कठोर, लंबा, लेंड सा हल्के रंग का होता है। ब्रोंकाइटिस से संबंधित लक्षण,
बहुत कठिन कब्जियत के लिए हाइड्रा स्टिच को ट्राई ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है कि आपकी जीवनी शक्ति बहुत प्रबल हो और आपने हाइड्रा स्टिच ले लिया और मन में सोच दिया कि सुबह दस्त होगा, साफ होगा। अगर आपकी जीवनी शक्ति इतनी प्रबल है, लेकिन इतनी प्रबल जीवनी शक्ति को पैदा करना हर आदमी के बस का नहीं। खांसी के लक्षणों में कभी कभी पुराने ब्रोंकाइटिस रोग को ठीक करने के लिए हाइड्रा स्टिच का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद परदर बहन बेटियों के सफ़ेद परदर में डोरी जैसा कफ समान पीप निकल रही हो तो उसके लिए हाइड्रा स्टिच औषधि का उपयोग लाभदायक है। देखो, एक बात हम बताते हैं आपको, हाइड्रा स्टिच एक बहुत अच्छी दवा है और लक्षण मिलने पे और भी कई रोगों का हरण करती है। और आपको जो आपका डॉक्टर हाइड्रा स्टिच के मदर टिंचर की सिफारिश करते हैं वो गलत नहीं है। कुछ दिन आप लेके देख लें, अगर लाभ मिल जाता है तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं मिलता है तो फिर आपको देखो, एक बार मंडी के अंदर एक दुकान के अंदर एक मुलाजिम था ताराचंद नाम का, अभी भी मौजूद होगा लेकिन इन दिनों मिला नहीं, मेरी उम्र का था। मैंने वो पहला रोगी इस तरह का देखा। उसको 7 दिन तक दस्त नहीं आता था और खाना वाना सब खाता रहता, पीता रहता और दिन भर वो पेट के ऊपर यूँ करता रहता। अब 6-7 दिन तक मल नहीं आएगा तो अंदर आराम कैसे रहेगा। तो हम उस तरह से जाते तो वो वैसे बतला लेता है, भाई जी कहाँ जा रहे हो उनके, कि आप थोड़ी बहुत दवाई वाई जानते हो, मेरे को ठीक करो ना। मैंने क्या है कि ये है। तो उसको क्या करता वो कि 6 दिन होते ही वो सीधा हॉस्पिटल चला जाता। हॉस्पिटल के अंदर नर्सेज या कंपाउंडर या जो भी है डॉक्टर, तो उसको एनेमा दे करके और उसका जो मल फंसा हुआ आंतों के अंदर है उसको कोई क्रिया से वो निकाल देते और वो छुट्टी लेकर के घर आ जाता। फिर 6 दिन बाद 7 दिन बाद वहाँ जाके और निकलवाता। बड़ी वंडर की बात है। और सब तरह की दवाई खा ली, कोई काम नहीं करती। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो तुम्हारी कब्जी तो बहुत भयंकर है, पूरे शहर में प्रसिद्ध है कि तुम एक रात के लिए भर्ती होते हो, कि मैं क्या करूं। तो मैंने कहा तुम एरंड के बीज लाओ, एरंड के बीज लाओ। और उस वक्त इतनी मशीनें नहीं थी। बीज ला करके और उसके अंदर की गिरी निकाल लो। गिरी निकाल करके रात को जब तुम सो तो पहले दिन एक गिरी खा करके ऊपर दूध पी लो, दूसरे दिन 2 गिरी खा करके ऊपर दूध पी लो। इस तरह तुम 11 गिरी तक आ जाओ, ऊपर दूध पी लो। तो जिस दिन तुम 11वां दिन होगा 11 गिरी खाओगे तो तुम्हें दस्त आ जाएगा। तो ये तो मैं आदी हो जाऊंगा, इनका नहीं होने देंगे, आदी बंद कर देंगे। तो कैस्टर ऑयल से थोड़ा क्या होता है कि जीभ मिचलाता है, इस वजह से मैं ये जो कैप्सूल के अंदर भर के फिर 2-3 खा जाता हूँ, ऐसा नहीं खाया जाता। तो उसको ये कल मैंने करवाया। 5 बीज उसके पेट में गए
कैसे भाई साहब 8-10 आई मेरे को, आने दे यार ठीक है, लेकिन खुलासा नहीं आई, थोड़ी सी आई, मैंने कहा आ जाएगी। 10-11 दिन के कोर्स के अंदर उसको दस्त साफ आने लगा। क्या अब मैं और क्या करूं? मैंने कहा तुम कुछ भी मत करो, 3 दिन तक तो ये 11-11 खा लो, उसके बाद तुम 9 खाओ या 10 खाओ, उसके अगले दिन एक और कम कर दो, 9 पे आ जाओ। इस तरह तुम वापस है जो 1 गिरी पे आ जाओ। कि इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे ये होगा कि तुम्हारी कब्जियत ख़त्म हो जाएगी, फिर तुम है जो रोज़ रात को 1 ही गिरी खा करके ऊपर दूध पी लिया करो, तुम्हें दस्त साफ लगेगा, हॉस्पिटल में कभी भी तुमको जाना नहीं पड़ेगा। तो अब आजकल इस तरह के चिकित्सा बहुत कम वैद्य जो पुराने हैं, हम जैसे कोई वो कराते हैं और रोगी करता भी नहीं है कि कहाँ उलझन के अंदर उलझें। तो कुल मिलाकर के हम एक ही बात करते हैं कि हाइड्रास्टिस लो या एलुमिना लो या नेट्रम्यूल लो या आप जो ओपियम लो, कोई भी चीज़ लो, पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर कब्जी आपको रहेगी तो आप किसी भी रोग की दवा खाएंगे, वो दवा 30% ही आपके शरीर में काम करेगी, जबकि डॉक्टर एलोपैथी के इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। और वो आपको जो कब्जी की दवा लिखेंगे एलोपैथी के डॉक्टर, तो इतना बड़ा शीशा लिखेंगे 200-400 रुपये, और खाली चाशनी और इतना बड़ा उस पर कैप लगा रहेगा कि रात को एक पूरा ये भर के पी जाओ। उसको पीने के बाद 1 घंटे तक मुंह का अंदर जो मिठास है, मैं कहता हूँ रसगुल्ले की जो चाशनी होती है ना, इतना मीठा, तो उसके अंदर अब वो क्या केमिकल मिलाते हैं क्या नहीं मिलाते हैं ये तो पता नहीं, सुबह 1 दस्त लग भी जाएगा। लेकिन जो कोई डायबिटीज पेशेंट है जिसको मीठा अच्छा नहीं लगता, वो तो गया 13 के भाव से। और ये डॉक्टर डायबिटीज़ वाले को भी कहेंगे कि तुम्हारी डायबिटीज़ इससे नहीं बढ़ेगी, तुम तो खा लिया करो। अरे वाह, खैर अपने को बहस में नहीं पड़ना। कुदरत ने जो चीज़ें पैदा करी है उससे अच्छा है कि एक आयुर्वेदिक के अंदर एक चूर्ण आता है, कैस्टर ऑयल तो नंबर 1 पे आता है, और जो चूर्ण को पसंद करते हैं तो 1 हिस्सा और 9 हिस्सा त्रिफला का वो बना के बोलें। जिनको वो कड़वा लगता है तो आयुर्वेद के अंदर एक चूर्ण आता है, उसका नाम है तरुणी कुसुमाकर चूर्ण। उसमें भी सनाई होती है, लेकिन उसके और जो कंटेंट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो आपकी आंतों को कम हानि पहुंचाएंगे। आप जब भी उसकी फकी लेंगे तो 6 घंटे बाद आपको 1 दस्त या 2 दस्त आ जाएगा। तो इस तरह की एक डिबिया घर पे रखनी चाहिए, या सफ़र में कहीं जाते हो तो साथ में रखनी चाहिए, क्योंकि नियमित क्रिया बिगड़ने से आदमी को या तो ज़्यादा दस्तें आएगी या बिल्कुल कब्जी हो जाएगी, जबकि घर के अंदर उसको रूटीन के तौर पे होती रहती है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखो। एक पंचसकार चूर्ण आता है, वो भी ठीक है, तरुणी कुसुमाकर भी ठीक है। बाकी ये जो नित्यम इस तरह के जो पेट सफ़ा, वो पेट साफ नहीं, आप तुम्हारी आंतों को ही साफ कर देगा, इस तरह के चूर्ण न खाएं। आप शास्त्रोक्त विधि से बना हुआ जो चूर्ण है
उसको खाएं। और 25 ग्राम इमली का गूदा, 25 ग्राम अमलतास का गूदा, इसको सुबह भिगो दो कांच के गिलास के अंदर। रात को सोते वक्त निचोड़ के उसका जो पानी है वो स्वादिष्ट होगा, मीठा होगा, वो पी जाओ। इमली का गूदा और अमलतास का गूदा, आपको एक दस्त आएगा और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, पूरे जीवन भर लेते रहोगे तो भी। लेकिन आपको इतना तो करना पड़ेगा कि सुबह भिगोना, रात को उसको दबा के पहले तो मसल लो, फिर उसको कपड़े में डाल के छान के वो पानी पियो। इतना तो करना पड़ेगा। थैंक्स।